नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम लोग अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल 33, 34 और 35 और ये तीनों ही आर्टिकल हमारे पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। तो चलिए पहले इसमें हम लोग आर्टिकल नंबर 33 को पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 33 पार्लियामेंट यानी कि संसद को ये शक्ति देता है, ये पावर देता है कि वो कुछ लोगों से उसके मौलिक अधिकारों को छीन सकता है या फिर उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको पता है आर्मी के अंदर जो मौलिक अधिकार होते हैं वो काफ़ी सीमित कर दिए जाते हैं और आर्मी में ज़्यादातर आर्मी रूल चलता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार का मतलब है तो आप जब चाहे तब मतलब आए काम करने के लिए आर्मी में और जब चाहे तब कहीं पे घूम रहे हो या फिर जो चाहे वो बोल रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते हो आर्मी के अंदर। आर्मी के अंदर आपको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए जाते हैं और आपको उन ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरीके से मान लो कोई स्पाई हो गया यानी कि गुप्तचर हो गया। अब गुप्तचर बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कहीं पे भी जाके बोलने लग जाएगा कि मैंने इस देश में जाके ये काम किया इस तरीके से। और साथ ही में जो मीडिया है, मीडिया के भी कुछ अधिकारों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो ये है आर्टिकल नंबर 33। मतलब यह है कि आर्टिकल नंबर 33 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कुछ चुनिंदा लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 34 यानी कि अनुच्छेद नंबर 34। तो अनुच्छेद नंबर 34 ये कहता है कि अगर कहीं पर मार्शल लॉ लगता है तो वहां पर लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर कहीं पर मिलिट्री रूल लग गया जैसे कि मार्शल लॉ लग गया तो वहां पे जो लोग की मौलिक अधिकार हैं उसको सीमित कर दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कि कश्मीर में कई जगहों पे अभी मिलिट्री रूल यानी कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो इस मार्शल लॉ के तहत आपको वारंट वारंट नहीं चाहिए होता है किसी के घर के अंदर जाके छानबीन करने के लिए। आप डायरेक्ट घर के अंदर जाके छानबीन कर सकते हो और ये देख सकते हो कि उसके घर में आतंकवादी छुपा है या नहीं छुपा है। इसके बाद में है आर्टिकल नंबर 35 यानी कि अनुच्छेद नंबर 35। तो अनुच्छेद नंबर 35 ये कहता है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो आर्टिकल 16 का क्लॉज 3, आर्टिकल 32 का क्लॉज 3, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 के लिए नियम कानून बना सकती है। मतलब ये है कि ये आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ही ये पावर देता है कि जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 16 का क्लॉज 3, 32 का क्लॉज 3, 33 और 34 के लिए कानून बना सकती है। कोई और स्टेट कोई भी कानून नहीं बना सकती है इन आर्टिकलों के ऊपर। और साथ ही में आर्टिकल 35 का क्लॉज 2 ये भी कहता है कि जो जो हमारे कई सारे ऐसे नियम कानून हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले ही फंडामेंटल राइट पे बनाए गए थे वो लागू रहेंगे, मतलब वो चलते रहेंगे। और अगर पार्लियामेंट उसको हटवाना चाहे तो वो अमेंडमेंट करवा के उन नियमों को हटवा सकती है। चलो एक बार फिर से तीनों आर्टिकल को रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्टिकल 33 ये कहता था कि आर्टिकल 33 के तहत पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वो कुछ चुनिंदा लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको सीमित कर सकती है। आर्टिकल 34 ये कहता है कि कहीं पे अगर मार्शल लॉ लगा है तो वहां पर किसी के जो मतलब किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उनको बहुत सीमित कर लिया जाएगा या फिर एक तरीके से हटा ही दिया जाएगा। और आर्टिकल 35 ये कहता है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो आर्टिकल 16 के क्लॉज 3, आर्टिकल 32 के क्लॉज 3, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 के लिए नियम कानून को बना सकता है। और पार्लियामेंट के अलावा कोई और इन आर्टिकल के ऊपर कोई भी नियम कानून नहीं बना सकता है। और साथ ही में आर्टिकल 35 ये भी कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो मौलिक अधिकारों के लिए हमारे नियम बने थे वो बने रहेंगे और अगर पार्लियामेंट को उनको हटवाना है तो पार्लियामेंट को उन्हें हटवाने के लिए अमेंडमेंट कराना होगा। तो इसी के साथ में इंडियन पॉलिटी का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स खत्म होता है।
मतलब यह कि अब हमने फंडामेंटल राइट को पूरा ख़त्म कर लिया है। तो चलो एक बार फिर से हम लोग जो हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 12 से शुरू होकर आर्टिकल 35 पे ख़त्म होते हैं। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई थी। आर्टिकल 13 में ये कहा गया था कि अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट के लिए बना है और वो पहले से मतलब संविधान के होने से पहले से चला आ रहा है तो वो चलता रहेगा आगे, लेकिन अगर उस कानून से हमारे मौलिक अधिकारों को कोई हनन पहुंचता है तो उस कानून को हटा दिया जाएगा। इसके बाद में आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के धर्म, किसी की रेस, किसी की जाति, किसी के लिंग पर या फिर कि वो किस स्थान पर पैदा हुआ है इसको लेकर। और उसके बाद में हमारा ये जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 ये कहता है कि इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें बराबर का मौका दिया जाएगा हर व्यक्ति को। इसके बाद में आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को हटाने की बात कही गई है। और आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अपने ओहदे को एक ओहदा कह रहा हूँ किसी भी प्रकार के टाइटल को नहीं लगाएगा। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 19 जिसमें राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया है। फिर है आर्टिकल नंबर 20 जिसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन के बारे में बताया गया है। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 21 जिसमें लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताया गया है। फिर है आर्टिकल नंबर 22 जिसमें कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 23 जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर है। आर्टिकल नंबर 24 जो कि हमारा चाइल्ड लेबर के ऊपर है। इसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें आर्टिकल 25 में सभी को अधिकार दिया गया है कि वो अपने मन से किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। फिर है आर्टिकल 26 जिसमें ये कहा गया है कि आपको धर्म का पालन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अंदर रहकर करना होगा। उसके बाद में है आर्टिकल नंबर 27 जो कि ये कहता है कि आपको धर्म के नाम पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद में है आर्टिकल 28 जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर धर्म को लेकर पढ़ाई कराई जाएगी या फिर नहीं कराई जाएगी उसके ऊपर है। इसके बाद है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, इसमें आर्टिकल 29 आपको ये अधिकार देता है कि आप अपनी लिपि भाषा को बनाए रख सकते हो, उसको कंजर्व कर सकते हो। इसके बाद में आर्टिकल 30 सभी माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार देता है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद में आर्टिकल 31 होना चाहिए लेकिन वो हट चुका है। तो इसके बाद में है आर्टिकल 32 जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी कहा गया है। और 32 में आपने सारे के सारे रिट्स के बारे में पढ़ा है, कौन कौन से हमारे 5 रिट होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, इन सब के बारे में। फिर है आर्टिकल नंबर 33 जिसमें कि जो आपके फंडामेंटल राइट है उस पर जो रिस्ट्रिक्शन किसी ने मतलब किन किन लोगों के फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा उसके ऊपर है। फिर है आर्टिकल नंबर 34 जो कि मार्शल लॉ के बारे में बता रहा है। और आखिरी है आर्टिकल नंबर 35 जो कि पार्लियामेंट को ये अधिकार दे रहा है कि वो अनुच्छेद 16 का 3, 32 का 3, 33 और 34 के लिए नियम कानून बना सकता है। तो ये तो हो गया हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। इसके बाद की क्लास से मैं आपको इंडियन पॉलिटी का पार्ट 4 पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।